Hello students, welcome back. Students, in the last lecture we discussed about homologous series. एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं. This is the last topic of our this chapter. होमोलोगस सीरीज में हमने ये बोला था कि कार्बन जो है वो बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है. इन कंपाउंड्स में से ऐसे कंपाउंड जिनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है और जिनका जनरल फॉर्मूला जो है वो सेम होता है और उनके बीच में डिफरेंस जो है वो सिर्फ CH2 यूनिट का होता है, तो ये कंपाउंड्स बनाते हैं होमोलोगस सीरीज. तो यहां पर हम क्या लिखते हैं? फर्स्ट स्टेटमेंट, कार्बन फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, फुल स्टॉप. आउट ऑफ दीज कंपाउंड्स, इन कंपाउंड्स में से द कंपाउंड्स विच हैव सेम जनरल फॉर्मूला जिनका सेम है एंड हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, जिनकी प्रॉपर्टीज जो है वो भी सेम है, and differ by CH2 unit forms homologous series. तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एग्जांपल बताए थे और ये समझाया था जिन कंपाउंड्स का जनरल फार्मूला सेम होता है और जिनमें CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है वो कंपाउंड क्या बनाते हैं? होमोलोगस सीरीज. तो इसके हमने कई सारे एग्जांपल्स देखे थे. एग्जांपल्स यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ. तो बच्चों, हमने देखा था कार्बन जो है वो कुछ ऐसे कंपाउंड्स बनाता है जिसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2. इनको बोला जाता है एल्केन्स. फिर कार्बन के कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं जिनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n. और लास्टली कार्बन के कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं जिनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2. इनको बोलेंगे एल्कीन्स और इनको बोलेंगे एल्काइंस. अब एल्कीन्स जो होती हैं और एल्काइंस जो होती है इसमें n की वैल्यू शुरू होती है 2 से, लेकिन यहां पर n की वैल्यू शुरू होती है 1 से. अब देखो, क्वेश्चन पूछा गया कि फर्स्ट मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन्स बताओ क्या होगा. तो फर्स्ट मेंबर जो है वो कौन सा बनेगा? तो यहां पर n की वैल्यू जब 1 रहेगी तो ये फर्स्ट मेंबर होगा. पुट करो, इसके अंदर वैल्यू क्या आ जाता है? CH4, जिसको बोलते हैं मीथेन. तो लास्ट लेक्चर में आपको मैंने बताया था नाम कैसे लिखते हैं. सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, 4 बॉन्ड बना रहा है कार्बन, तो एन लगेगा. एक कार्बन एटम है तो मीथ लगेगा, मीथेन नाम हो गया. तो मीथेन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस होमोलोगस सीरीज. अगर इसका फर्स्ट मेंबर कोई पूछता है तो n की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी? 2, क्योंकि यहां पर n की वैल्यू 1 होती ही नहीं है. तो फर्स्ट मेंबर जो आएगा एल्कीन का, उसका फॉर्मूला क्या रहेगा? तो यहां पर n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो C2H4, जिसको बोलते हैं इथीन. तो यहां पर E लगाना पड़ता है डबल बॉन्ड के लिए. तो इसका स्ट्रक्चर भी आपको बताया था, ये स्ट्रक्चर होता है इस एल्कीन का. फिर आते हैं इस पे. इसका फर्स्ट मेंबर अगर हम देखें तो फर्स्ट मेंबर क्या रहेगा? n की वैल्यू 2 पुट करनी पड़ेगी, तो C2H2. तो इसका स्ट्रक्चर भी बताया था आपको, ट्रिपल बॉन्ड बनता है कार्बन कार्बन के बीच में, तो ये हो जाता है फर्स्ट मेंबर. चलिए अब आते हैं सेकंड मेंबर पे. तो बताओ सेकंड मेंबर जो है एल्केन का क्या होगा? तो n की वैल्यू 2 पुट कर दो, तो ये सेकंड मेंबर हो गया. तो n इज इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा? C2H6, इथेन बन गया. यहां पर सेकंड मेंबर अगर पूछता है तो क्या आ जाएगा? सेकंड मेंबर में यहां पर n की वैल्यू हो जाएगी 3, तो C3H6 ये फॉर्मूला हो जाएगा सेकंड मेंबर का. इसका सेकंड मेंबर अगर पूछता है तो ध्यान रखना, इसका फॉर्मूला रहेगा n इज इक्वल टू 3, मतलब C3 और H4. तो ये हो जाएगा इसके सेकंड मेंबर का. थर्ड मेंबर अगर पूछता है तो थर्ड मेंबर में यहां पर तो वही वैल्यू रहेगी, n इज इक्वल टू 3. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C3H8. यहां पर थर्ड मेंबर जो आएगा इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? तो n इज इक्वल टू यहां पर क्या हो जाता है? 4. ठीक है, तो एल्कीन और एल्काइन में एक नंबर आगे चलते हैं हम. तो थर्ड मेंबर पूछा है तो n इज इक्वल टू 4 पुट करो, फॉर्मूला हो जाएगा C4H8. ऐसे ही यहाँ पर एल्काइन जो है इसके अंदर भी अगर थर्ड मेंबर पूछा है
तो n की वैल्यू 4 पुट करनी पड़ेगी, फॉर्मूला हो जाता है C4H6। तो ये आ जाते हैं हमारे पास कंपाउंड्स। अब क्वेश्चन पूछा गया एक बार बोर्ड के पेपर में, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, राइट द फॉर्मूला ऑफ थर्ड मेंबर ऑफ एल्काइन। एल्काइन के तीसरे मेंबर का फॉर्मूला लिखिए, होमोलोगस सीरीज में क्या होगा। तो तीसरा मेंबर एल्काइन का मतलब n इज इक्वल टू 4, तो CnH2n-2 फॉर्मूले के अंदर n इज इक्वल टू 4 लिख दीजिए, तो आ जाएगा थर्ड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज। तो ये मतलब हो गया बच्चों होमोलोगस सीरीज का। और जो भी कंपाउंड हम लिख रहे हैं, चाहे वो एल्केन में लिख रहे हैं, उन सभी कंपाउंड की प्रॉपर्टी सेम रहने वाली है। क्यों? क्योंकि सबके अंदर बॉन्ड जो है वो सेम है। हर एक कार्बन एटम एल्केन के अंदर 4 बॉन्ड बनाता है। अगर हम एल्कीन की बात करें तो एल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड जरूर आएगा, तो उनकी प्रॉपर्टी सेम हो जाएंगी। ठीक है, तो एल्केन्स की प्रॉपर्टीज जो भी होमोलोगस सीरीज का मेंबर होगा उन सबकी सेम रहेगी। एल्कीन्स के ग्रुप को देखें तो एल्कीन्स में जो भी हमारे मेंबर्स आएंगे उनकी प्रॉपर्टीज सेम मिलेगी। एल्काइंस की बात करें तो एल्काइंस के अंदर भी जो भी प्रॉपर्टीज आएंगी वो सेम मिलेंगी। तो होमोलोगस सीरीज जो है वो इस तरीके से आप बना सकते हो। चलिए अब हम बात करते हैं ऐसे कंपाउंड्स की जिनका फॉर्मूला जो है वो सेम रहता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट रहता है। तो हम बात करने वाले हैं आज आइसोमेरिज्म की। तो पहले हम आइसोमर जो है उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। व्हाट इज एन आइसोमर? आइसोमर जो होते हैं, दीज आर द कंपाउंड्स which have same molecular formula but different structure are called isomer। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? आइसोमर्स बोलते हैं। अब इसका एग्जांपल देखिए। एग्जाम्पल जो है वो हमने लिख दिया C4H10। तो अब देखो ये किस जनरल फॉर्मूले में जो है वो फिट हो रहा है, CnH2n+2, मतलब एल्केन वाले फॉर्मूले के अंदर ये जो है मैच कर रहा है हमारा गिवन फॉर्मूला। तो एल्केन है तो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बनेंगे, सिंगल बॉन्ड बनेंगे तो मैंने बना दिए 4 कार्बन एटम। 4 कार्बन एटम पहले बना लो। अब हर एक कार्बन एटम जो है वो 4 बॉन्ड बनाएगा, तो भाई सबके 4-4 बॉन्ड पूरे कर दो हाइड्रोजन लगा के। ठीक है, तो 2 बॉन्ड पूरे हो गए तो 2 हाइड्रोजन, ये भी 2 बॉन्ड बना रहा है तो 2 हाइड्रोजन, ये 1 बॉन्ड बना रहा था तो 3 हाइड्रोजन लगा दिए। तो ये हो गया हमारा कंपाउंड। इसका फॉर्मूला क्या है? C4H10। अब क्या हुआ, इसका एक और स्ट्रक्चर बन जाता है। ये स्ट्रक्चर जो बनता है वो बनता है इस तरीके से, ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन। तो इस कार्बन को मैं नीचे लगा देता हूं, यहाँ पर एक ही बात है। अब ये जो कंपाउंड हमारा बन गया, इसमें और इसमें आपको स्ट्रक्चर में डिफरेंस दिखाई दे रहा है। यहां पर तो एक सीधी चेन में जुड़े हुए थे चारों कार्बन एटम, लेकिन यहां पर क्या हो गया, ब्रांच में चला गया एक कार्बन एटम। अब इसके 3 बॉन्ड पूरे कर दो भाई हाइड्रोजन लगा के। ये 3 बॉन्ड बना रहा है इसके साथ 1 हाइड्रोजन, ये 1 बॉन्ड बना रहा है इसके साथ 3 हाइड्रोजन, ये भी 1 बॉन्ड बना रहा है इसके साथ 3 हाइड्रोजन। तो अब इस फॉर्मूले के अंदर आप काउंट करो कार्बन के कितने एटम है, 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम हो गए। हाइड्रोजन काउंट करो, 3 + 1 4, 4 + 3 7, 7 + 3 10। तो यहां पर हाइड्रोजन कितनी है, 10। इसका मतलब ये कंपाउंड और ये कंपाउंड, इन दोनों का फॉर्मूला क्या रहने वाला है, सेम। और जिन कंपाउंड्स का फॉर्मूला सेम रहता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट रहता है, दे आर कॉल्ड आइसोमर। तो ये दोनों ही कंपाउंड क्या कहलाएंगे, दीज आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ये दोनों ही कंपाउंड आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, तो जो भी कंपाउंड आइसोमर्स जो है वो बनाता है, इस फिनोमिनन को, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। तो देखो C4H10 जो है उसके अंदर कितने आइसोमर्स बने, हमारे पास 2 आइसोमर्स बनते हैं C4H10 में। अब आते हैं अगले एग्जांपल पे। अगला एग्जांपल है C5H12। इसके आइसोमर्स बताओ कितने बनेंगे। तो देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा कि राइट डाउन द आइसोमर्स ऑफ दिस मॉलिक्यूल, फॉर्मूला दिया जाएगा एक, आपको जो है वो उसके अलग अलग स्ट्रक्चर्स के कॉम्बिनेशन बनाकर देखने हैं। इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है कि आपको एक फॉर्मूला बता दिया जाए जिससे आपको ये आइडिया लग जाए पहले ही कि कितने आइसोमर बन जाएंगे, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। तो बच्चों प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस चीज की ना। ऐसा एक क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है बोर्ड के पेपर के अंदर, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, आपको फॉर्मूला दे दिया,
राइट डाउन दी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C5H12। तो बताओ कितने आइसोमर बनेंगे। तो देखो अब 5 कार्बन एटम है, तो एक तो सबसे सिंपल कॉम्बिनेशन तो यही हो गया, स्ट्रेट चेन में जोड़ दो सभी को। ठीक है, तो स्ट्रेट चेन में जोड़ दिया। अब जो है इसके बाकी हाइड्रोजन एटम लगा दो। अच्छा, आइसोमर बनाने से पहले फिर से चेक कर लो कि भाई सिंगल बॉन्ड है सारे के सारे या डबल बॉन्ड है। तो देखो ये फॉर्मूला किस में फिट बैठता है, CnH2n+2 में फिट बैठ गया, मतलब एल्केन है। तो एल्केन का मतलब सारे के सारे सिंगल बॉन्ड, तो इस वजह से मैंने सभी सिंगल बॉन्ड दिखाए। ठीक है, तो एक तो ये स्ट्रक्चर बन गया C5H12 का। तो 3 हाइड्रोजन, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9, 9 और 3 12 हाइड्रोजन हो गए, 5 कार्बन हो गए। फॉर्मूला जो है वो करेक्ट है। अब आते हैं एक और कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, जैसे हमने C4H12 में किया ऐसे ही हम यहाँ पर जो है वो एक कार्बन एटम को ब्रांच में ले जाएं अगर, तो एक नया स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर 4 कार्बन एटम कर दिए, एक कार्बन एटम को मैंने ब्रांच में जोड़ दिया, तो चेन छोटी हो गई। ठीक है, अब इसके हाइड्रोजन लगा दो, हाइड्रोजन लगा दिए तो इसके साथ 2 लगेंगे, ये 3 बॉन्ड बना रहे हैं, 1 लगेगा, इसके साथ 1 बॉन्ड बना रहा है तो 3 हाइड्रोजन लगा दो, इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन लगा दो। तो ये हो गया हमारा दूसरा स्ट्रक्चर, जिसमें इस चेन के अंदर 4 ही कार्बन एटम है, एक चला गया ब्रांच में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक स्ट्रक्चर पॉसिबल। अब कोई बच्चा हो सकता है ऐसा सोच रहा है कि भाई अगला स्ट्रक्चर मैं इस कार्बन को इधर लगा दूं तो ये एक नया स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो देखो बच्चों, ये कार्बन एटम अगर इधर से देखते हैं तो सेकंड नंबर पे है, और अगर इधर से देखें तो ये वाला कार्बन सेकंड नंबर पे रहेगा। तो इस मॉलिक्यूल को अगर मैं ऐसे उठा के ऐसे पलट दूं तो आप जो सोच रहे हो, दूसरा स्ट्रक्चर जो आप बनाने की सोच रहे हो, वो तो सेम ही चीज आ गई ना। ये स्ट्रक्चर और जो पहले कार्बन एटम इधर लगाया था उस स्ट्रक्चर में सिर्फ इतना ही तो डिफरेंस है कि इस मॉलिक्यूल को उठा के इधर से इधर जो है वो फ्लिप कर दो, तो स्ट्रक्चर दोनों सेम है। इधर से ये सेकंड नंबर पे है, इधर से ये सेकंड नंबर पे था, तो दोनों स्ट्रक्चर सेम काउंट होंगे, दे विल नॉट बी काउंटेड एज डिफरेंट। अगर नंबर डिफरेंट हो जाता, अगर मैं इसको ऐसे उठा के यहाँ पे रखूं और तीसरे कार्बन एटम पे चला जाए कार्बन, ये ब्रांच वाला, तो आप कह सकते हो एक अलग स्ट्रक्चर हो गया। तो अगले मॉलिक्यूल में देखना आपको इस तरह की जो है वो पॉसिबिलिटी दिख जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर चाहे इस कार्बन एटम को इधर लगाइए चाहे इधर लगाइए, एक ही बात रहने वाली है। तो ये हो गया हमारा सेकंड स्ट्रक्चर। अब और सोचो, और कुछ पॉसिबिलिटी है इसका आइसोमर बनाने की। पहले तो देख लो ये फॉर्मूला जो है वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन एटम है C5। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 3 6 और 3 9, 9 और 10 11 12 हाइड्रोजन है। फॉर्मूला ठीक है हमारा। चलिए अब तीसरा स्ट्रक्चर जो है वो बता देता हूं आपको, तीसरा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो देखो इसका तीसरा आइसोमर जो है वो कैसे बनता है। 3 कार्बन एटम जो है वो लगा दीजिए, 1 2 3। जो तीसरा कार्बन एटम है इसके दोनों तरफ 2 कार्बन एटम जोड़ दो ऐसे। ठीक है, तो 5 कार्बन एटम हो गए। अब हर एक कार्बन एटम जो है वो एक एक बॉन्ड बना रहे हैं। बीच वाला कार्बन एटम जो है इसके 4 बॉन्ड पूरे हो गए। तो भाई हर एक कार्बन एटम पे तुम 3 हाइड्रोजन जोड़ रहे हो। 3 हाइड्रोजन ये, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12। तो हमारे पास ये एक और स्ट्रक्चर बन गया जिसमें 3 कार्बन एटम है हमारी चेन में और 2 कार्बन चले गए सब्स्टिट्यूएंट। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी बन गई, ये भी एक स्ट्रक्चर बन गया जिसका फॉर्मूला तो सेम रहेगा लेकिन स्ट्रक्चर अलग रहेगा। तो ये तीनों जो है वो आइसोमर हो गए किसके? C5H12 के। तो देखो C4H10 में कितने स्ट्रक्चर बने थे? 2 आइसोमर बने थे। C5H12 में कितने बन रहे? 3 आइसोमर बन रहे। ठीक है, अब एक और मॉलिक्यूल ले लेते हैं, अगला C6H14। इसके बताओ कितने आइसोमर बनेंगे? C6H14 के कितने आइसोमर पॉसिबल हैं? तो आइए बनाते हैं C6H14 के आइसोमर। पहले तो फॉर्मूला चेक करो, फॉर्मूला जो है वो किससे मैच करता है? एल्केन से फॉर्मूला मैच कर रहा है, CnH2n+2, n की वैल्यू 6 पुट करते हैं तो C6H14 आ जाएगा। तो मतलब सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बनेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रेट चेन बनाते हैं। 6 के 6 कार्बन एटम जो है वो सीधे जोड़ दो, 1 2 3 4 5 6, एक फालतू बन गया भाई। तो ये हो गए 6 कार्बन एटम। अब हर एक कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो भाई बाकी 4 बॉन्ड बनाने
तो पढ़ेंगे हर एक कार्बन एटम के, तो हाइड्रोजन लगा दो हर एक कार्बन के साथ इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा C6H14 का स्ट्रक्चर। 6 कार्बन एटम है, हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं, 3 हाइड्रोजन इधर, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हाइड्रोजन पूरे। तो ये हो गया एक स्ट्रक्चर जिसमें 6 के 6 कार्बन एटम कहाँ है, सीधी चेन में जुड़े हुए हैं। चलिए अब दूसरी पॉसिबिलिटी देखो। अब देखो बच्चों, आइसोमर जब बनाया करो तो आप एक काम किया करो, आप है ना नंबर लिख लिया करो दोनों तरफ से, 1 2 3 4 5 6। इधर से भी नंबर लिख लो, कोई बच्चा हो सकता है उल्टी डायरेक्शन में चल रहा हो, ठीक है, तो दोनों तरफ से नंबरिंग जो है वो लिख लिया करो। अब एक कार्बन एटम जो है वो हटाओ यहां से और उसको ब्रांच में लगाना है। एक बात और बता देता हूं बच्चों, कोई बच्चा जो है अगर ऐसे कर देता है, मतलब उसने पहला कार्बन एटम जो है उसको मोड़ के पहले पे ही लगा दिया, तो इसका मतलब ये एक सीधी चेन है, आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ चेन को यहां से बेंड किया है। तो ये और ये चेन एक ही बात है, तो इसको ब्रांच नहीं माना जाएगा। दिस कार्बन एटम इज नॉट काउंटेड एज अ ब्रांच। क्यों? क्योंकि ये इस कार्बन के साथ जो है वो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये एक चेन ही कहलाएगी। दिस इज नॉट काउंटेड एज अ ब्रांच। तो ब्रांच अगर लगानी है तो टर्मिनल कार्बन से पीछे वाले कार्बन पे लगाइए, इसको आप ब्रांच कह सकते हो, इसको आप ब्रांच कह सकते हो, इसको आप ब्रांच कह सकते हो। लेकिन इन दो कार्बन एटम पे अगर तुमने कोई कार्बन लगा दिया तो वो चेन के अंदर ही आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमें किसी अंदर वाले कार्बन एटम के ऊपर जो है वो हमारा छठा कार्बन एटम लगाना पड़ेगा। तो देखो भैया, अब इस चेन के अंदर ये कार्बन एटम जो है, अगर मैं इधर से नंबरिंग करूं तो 1 2 3 4 5 दूसरे कार्बन एटम पे लगाए, ठीक है। तो अब इसके बाकी सभी हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है वो लगा लीजिए। तो हाइड्रोजन पूरे कर लिए, तो टर्मिनल वाले कार्बन एटम जो है इनके साथ तो 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो 3 और 3 6 और 3 9 10 11 12 13 14 हाइड्रोजन पूरे, 6 कार्बन पूरे, ठीक है। अब इस मॉलिक्यूल को अगर मैं इधर रख दूं, ऐसे फ्लिप कर दूं, तो ये जो दूसरा कार्बन एटम है ये किधर नंबर आ जाएगी इसकी, अब इधर आ जाएगी। मतलब कोई बच्चा अगर इस कार्बन को यहां जोड़ने की बजाय इस पे जोड़ देता है, कोई बच्चा अगर इस तरीके से यहां पर कार्बन जोड़ देता है, तो इसका ये मतलब है ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दोनों सेम है। क्योंकि जिस बच्चे ने इधर कार्बन को जोड़ा उसने इधर से काउंटिंग करके देखी, सेकंड नंबर पे जोड़ा, और जिस बच्चे ने इधर पे इस कार्बन एटम पे कार्बन को जोड़ा वो इधर से काउंटिंग करेगा, तो इसका नंबर भी सेकंड आएगा। तो यहां से काउंटिंग और यहां से काउंटिंग जो है अगर सेम नंबर दे रही है तो आपका स्ट्रक्चर सेम है, इसको अलग अलग स्ट्रक्चर काउंट नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर सेम रहने वाले हैं बच्चों, इनको आप अलग अलग आइसोमर नहीं कह सकते, ये एक ही आइसोमर है, सिर्फ उसको उठा के जो है वो फ्लिप कर दिया गया है। तो दिस इज नॉट अ डिफरेंट आइसोमर, दिस इज द सेम आइसोमर। अब क्या करना है, चलो नेक्स्ट आइसोमर एक और बना के देखते हैं। तो ये तो हो गया हमारा एक आइसोमर। अब देखो दूसरा आइसोमर जो है वो कैसे बनेगा। तो अगला आइसोमर बन जाता है ऐसा, इसको सेकंड की बजाय थर्ड कार्बन एटम पे जोड़ दो, तो इधर से नंबरिंग करोगे तब भी ये थर्ड नंबर पे आएगा, और इधर से नंबरिंग करोगे तब भी ये थर्ड नंबर पे आएगा। तो भाई ये लोकेशन जो है वो ना तो इस केस में आ रही ना इस केस में आ रही, तो एक नई लोकेशन थी ये, तो नई लोकेशन थी तो मतलब ये नया आइसोमर हो गया। तो इसकी अब हाइड्रोजन जो है वो कलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा स्ट्रक्चर एक नए आइसोमर का। तो इसके काउंट कर लो, 6 कार्बन एटम हो गए, और हाइड्रोजन कितनी हो गई, 3 और 2 5 6 6 और 2 7 और 3 10 और 3 13 13 कैसे आ रही है भाई, 3 और 2 5 5 और 1 6 6 और 2 8 8 और 3 11 और 3 14 हाइड्रोजन हो गई। तो ये हो गया हमारा तीसरा आइसोमर। अब सोचो, अब कुछ और पॉसिबिलिटी भी है क्या, एक पॉसिबिलिटी और है। क्या है वो पॉसिबिलिटी, देखो कार्बन 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 4 कार्बन एटम लगा दिए। अभी तक तो हम एक सब्स्टिट्यूएंट लगा रहे थे, अब हम 2 सब्स्टिट्यूएंट लगा देते हैं, ठीक है। तो 2 सब्स्टिट्यूएंट लगाओगे तो 3 मॉलिक्यूल और बन जाएंगे। कौन कौन से मॉलिक्यूल बनेंगे, देखो कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। एक कार्बन इसके साथ एक कार्बन इसके साथ, कितने कार्बन हो गए टोटल, 6 कार्बन।
नई पॉसिबिलिटी आ गई, 2 कार्बन एटम है बीच वाले, दोनों पे मैंने सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया। अब हाइड्रोजन पूरे कर दो, तो ये हो गया हमारा एक आइसोमर, तो ये चौथा आइसोमर आ गया। हाइड्रोजन काउंट कर लो, कार्बन काउंट कर लो, सारे रहेंगे पूरे। तो ये हो गया हमारा फोर्थ आइसोमर। तो ये पहला था, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। अब एक और आइसोमर देखो, पांचवा। ये 2 सब्स्टिट्यूएंट 2 अलग अलग कार्बन पर लगाने की बजाय एक ही कार्बन पर लगा दिए जाए तो 1 2 3 4, एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर। तो अब क्या हो गया, अब एक नया आइसोमर आ गया। ठीक है, तो आपको ये आइसोमर जो है इनकी प्रैक्टिस करनी है बनाने की, और जितने मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकते हैं वो आपको बना के देखने हैं। जो भी नया स्ट्रक्चर बन जाएगा वो एक नया आइसोमर होगा, अगर आपका फॉर्मूला जो है वो वही बना रहे जो आपने स्टार्टिंग में लिया। तो देखो यहाँ पर 2 कार्बन सब्स्टिट्यूएंट हो गए और दोनों किस पे लगे हुए, सेकंड पे। अब फिर से अगर कोई बच्चा इसकी बजाय इस कार्बन पे ये लगा दे दोनों, तो उसकी भी एक ही बात रहेगी, क्योंकि जब आप इधर से नंबरिंग कर रहे हो तो ये सेकंड पे आ रहा है, और अगर कोई बच्चा इधर से नंबरिंग करता है तो ये सेकंड पे आएगा। तो यहाँ पे 2 कार्बन एटम लगाओ या फिर यहाँ पे 2 कार्बन एटम लगाओ, एक ही बात है, एक ही आइसोमर काउंट होगा। तो कितने आइसोमर हो गए टोटल, 5 आइसोमर हो गए C6H14 के। तो ये हो गई बच्चों आइसोमर्स के प्रॉब्लम्स। चलिए अब हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है इसी के साथ। अब मैं कुछ एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स जो है वो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, जो चैप्टर के लास्ट में दे रखे हैं। पूरा चैप्टर तो हमारे सिलेबस में नहीं है ये, क्योंकि इसके अंदर से जो है वो नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट हटा दिया है, और इसके जो कंपाउंड्स थे लास्ट में, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, वो सब हटा दिए हैं। तो जितना पोर्शन अभी हमने डिस्कस किया है, सिर्फ यही क्वेश्चंस जो है वो आपको एनसीईआरटी के सॉल्व करने हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया, ईथेन विच हैज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6, इट हैज हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो कैसे काउंट करते हैं, तो आपको बताया था कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 2 एटम्स जब अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तब जो बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। क्या क्वेश्चन दिया, C2H6 में बताओ कितने कोवेलेंट बॉन्ड है। तो पहले स्ट्रक्चर बना लो। C2H6 मतलब CnH2n+2, इस फॉर्मूले के अंदर बैठ रही है वैल्यू, तो एल्केन का स्ट्रक्चर बनेगा, मतलब सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बनेंगे। तो 2 कार्बन एटम और ये दोनों के दोनों सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड, और बाकी इसके साथ क्या लगी हुई है, हाइड्रोजन। अब देखो ये कार्बन इस इलेक्ट्रॉन के हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन। तो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 4 बॉन्ड। ये चारों बॉन्ड कैसे बन रहे हैं, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। चैप्टर स्टार्ट हुआ था तब बताया था आपको, कार्बन जो है वो हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, शेयर करता है इलेक्ट्रॉन। तो 4 बॉन्ड बना रहे हैं ये कार्बन एटम। अब इसको देखो, 5 6 और 7, तो टोटल कितने बॉन्ड हो गए इस कंपाउंड के अंदर जो कोवेलेंट बॉन्ड है, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो आंसर क्या आ जाएगा, 7 कोवेलेंट बॉन्ड। तो आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड ऑप्शन, दैट इज बी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फिर से बता देता हूं, किसी भी मॉलिक्यूल का नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड अगर निकालना है तो सिर्फ ये काउंट कर लो वो मॉलिक्यूल कितने बॉन्ड बना रहा है। जितने बॉन्ड वो बना रहा है 1 2 3 4 5 6 7, उतने ही कोवेलेंट बॉन्ड रहेंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या पूछ रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। सेकंड क्वेश्चन जो दिया एनसीईआरटी का, टेक्सचुअल प्रॉब्लम्स, तो इसको हम नहीं करते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है ये हमने पढ़ा था, व्हाइल कुकिंग इफ द बॉटम ऑफ वेसल इट इज गेटिंग ब्लैकेंड ऑन द आउटसाइड, इट मींस दैट जब आप गैस पे किसी बर्तन को रखते हो और गैस को जलाकर उसको गर्म करते हो, तो मैंने आपको बताया था अगर बर्तन नीचे से काला हो जाए या फ्लेम जो है वो येलो फ्लेम आ रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब उसके अंदर इंप्योरिटीज है और वो फ्यूल जो है वो पूरी तरीके से नहीं जल रहा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए,
while cooking if the bottom of vessel is getting blackened on the outside it means that first point दिया food is not cooked completely। भाई खाने का तो कोई लेना देना ही नहीं है ना, बर्तन तो बाहर से काला हो रहा है, खाना तो हम अंदर पका रहे हैं ना बर्तन के, तो बाहर से बर्तन क्यों काला हुआ? क्योंकि फ्यूल इज नॉट बर्न्ड कंप्लीटली। क्यों नहीं कंप्लीटली बर्न्ड हुआ? इम्प्योरिटीज थी। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। थर्ड ऑप्शन फ्यूल इज वेट। भाई वेट तो लकड़ी तो वेट हो सकती है, लेकिन एलपीजी जो है वो गैस कैसे वेट होगी? गैस तो वेट नहीं हो सकती। ठीक है, तो हम यहां पर अगर गैस का कंसेप्ट लगाते हैं तो हमारा ऑप्शन जो है वो सही नहीं बैठता। फोर्थ ऑप्शन फ्यूल इज बर्निंग कंप्लीटली। अगर कंप्लीटली बर्न हो जाता तो ब्लू फ्लेम निकलती, बर्तन हमारा काला नहीं होता। करेक्ट ऑप्शन विल बी सेकंड, फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली, इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन इन CH3Cl। तो कोवेलेंट बॉन्ड की नेचर बताइए, क्वेश्चन नंबर 4। CH3Cl का डायग्राम बना के। तो देखो CH3Cl, भाई कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। ठीक है, इसने 3 इलेक्ट्रॉन तो शेयर कर लिए हाइड्रोजन के साथ, और 1 इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर रहा है क्लोरीन के साथ। तो इस तरीके से ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है यहां पर इस मॉलिक्यूल के अंदर। तो इसको आप कैसे बनाओगे? Cl, ऊपर Cl दिखा दो, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ। अब देखो ये लीविस डॉट स्ट्रक्चर पूछ रहा है हमसे। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमने स्टार्टिंग में बनाने सीखे थे। किस किस के लीविस डॉट स्ट्रक्चर बनवा रहे हैं? इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड जो होता है इसका फॉर्मूला होता है बच्चों CH3COOH। ठीक है, ये फॉर्मूला रहता है। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो C2H4O2 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो अब हमें ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो मॉलिक्यूल है, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो देखो ये वाला कार्बन जो एटम है इसके साथ 4 बॉन्ड कैसे बनेंगे? 3 हाइड्रोजन लगे होंगे। अगला जो कार्बन एटम है इसके साथ 1 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, 1 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड और 1 बॉन्ड हाइड्रोजन। तो अब इसके इलेक्ट्रॉन डॉट दिखाने हैं, तो जहां पर भी सिंगल बॉन्ड है वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दो, और जहां पर डबल बॉन्ड है वहां पर 4 इलेक्ट्रॉन बना दो। ठीक है, बन गए। अब बीच वाली लाइन को मिटा दो, तो बीच वाली लाइन हमने मिटा दी स्ट्रक्चर की, तो ये हो गया। अब इनके जो है वो ड्यूप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट करके दिखा दो। तो ये हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट, इस हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट, इस हाइड्रोजन का भी ड्यूप्लेट कंप्लीट। ठीक है, तो इस तरीके से अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यहाँ देखो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे थे, तो कार्बन जो है उसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन इसको कार्बन से शेयर करके मिल गए। इस ऑक्सीजन के पास भी 2 लोन पेयर होते हैं, तो ये मिल गए इसको 8 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट देखो H2S। H2S का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। तो H2S जो है इसमें सल्फर एटम जो है इसके पास होता है लोन पेयर, और इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ये शेयर कर लेता है हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट, सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट। ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर H2S का। ठीक है, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर बताया था आपको कैसे बनाते हैं इलेक्ट्रॉन। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16। कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है? 286। सबसे बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर करेगा? हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो कैसे बनाओगे? पहले तो एक इलेक्ट्रॉन दिखा दो, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाओ, फिर 5वां पेयर कर दो, 6ठा पेयर कर दो, बाकी तो 2 बच गए, इसके साथ हाइड्रोजन को शेयर कर देना। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाना बताया था आपको, लीविस डॉट स्ट्रक्चर, वही अप्लाई करना है यहाँ पर कंसेप्ट। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली बना रहा हूँ, लेकिन आप जो है अपना वही मेथड यूज करके स्ट्रक्चर बना सकते हो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसने दिया, ये तो था सेकंड मॉलिक्यूल प्रोपेनॉन। अब प्रोपेनॉन जो है इसका फॉर्मूला होता है CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये नाम तो हमने पहली बार सुने हैं,
ठीक है। तो बच्चों नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट जो है वो हमारे सिलेबस से हट चुका है, तो इसलिए अब आपको इस तरीके से नाम देके, ऐसे नाम देके जो है वो स्ट्रक्चर नहीं पूछा जाएगा। अब आपको अगर स्ट्रक्चर पूछेगा तो ऐसे जो है वो फॉर्मूला देके स्ट्रक्चर पूछा जाएगा, ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर क्योंकि हमारे सिलेबस से हट चुका है, इस वजह से ऐसे नाम देके आपसे क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछे जाएंगे अब। तो कोई बात नहीं, हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है वो बनाते टाइम भले ही इसको कर रहे हैं, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि सर हमें तो ये नाम जो है इनसे स्ट्रक्चर बनाने आते ही नहीं है, कोई बात नहीं। तो ये स्ट्रक्चर होता है प्रोपेनॉन का। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो इस तरीके से बना लो, ठीक है। बॉन्ड हटा दो, ड्यूप्लेट पूरा कर दो, ऑक्टेट पूरा कर दो, ये हो जाएगा कंपाउंड। डबल बॉन्ड जहां पर बना है यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे कर दो इस तरीके से। तो भाई इसका स्ट्रक्चर जो है वो आप कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दो भाई इस तरीके से। ये सभी हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा हो गया, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, और ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर प्रोपेनॉन का। इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इनका ड्यूप्लेट कंप्लीट, ये हो जाता है। लास्ट मॉलिक्यूल दिया इसने फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का कैसे बनाओगे? तो देखो 2 फ्लोरीन के एटम है, दोनों के पास क्या है 7-7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर लेगा अपना, इसको थोड़ा सा पास बना दो, तो इसके भी 8 पूरे, इसके भी 8 पूरे, बॉन्ड बन गया F सिंगल बॉन्ड F। तो ये हो गया लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ दीस गिवन मॉलिक्यूल्स। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ होमोलोगस सीरीज एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। तो मैंने अभी आपको डेफिनेशन लिखवाई और अभी आपको एग्जांपल भी लिखवाए। चाहे तो आप एल्केन का एग्जांपल लिख सकते हो, या फिर एल्कीन का एग्जांपल लिख सकते हो, या एल्काइन का, किसी एक का भी एग्जांपल लिख सकते हो, ठीक है। तो एल्केन का एग्जांपल लिख दो, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हाउ कैन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। तो ये पोर्शन हमारे सिलेबस से हट चुका है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपको नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये भी नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई आर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर मोस्ट एप्लीकेशंस। तो कार्बन और इसके कंपाउंड्स को ज्यादातर फ्यूल की तरह क्यों यूज किया जाता है? तो फ्यूल की तरह इसलिए यूज किए जाते हैं बिकॉज कोई भी फ्यूल जो है वो किस लिए यूज किया जाता है? क्योंकि इजीली तो उनको जलाना होता है, कंबशन उनका इजी होता है। जैसे हम एलपीजी सिलेंडर की अगर बात करें, उसके अंदर जो गैस अवेलेबल है, ये गैस जो है वो थोड़े ही टेम्परेचर पे बड़ी जल्दी आग पकड़ लेती है। तो एक पॉइंट तो आ गया, दे आर इजीली कंबस्टेबल। और दूसरा पॉइंट, जो फ्यूल जितनी ज्यादा एनर्जी देगा हमें जलने के बाद, वो उतना ही अच्छा फ्यूल है। तो हम जितना कम फ्यूल जलाएं और जितनी ज्यादा एनर्जी मिले, उतने ही ज्यादा अच्छा फ्यूल हम उसको मानते हैं। तो एलपीजी सिलेंडर के अंदर जो गैस है वो एक अच्छी फ्यूल है हमारे लिए एज कंपेयर टू वुड। चूल्हे में अगर हम लकड़ी जलाएं तो उसमें जितना ईंधन हमें जलाना पड़ता है, जितना फ्यूल हमें जलाना पड़ता है, उससे कम फ्यूल में हमारा एलपीजी सिलेंडर से काम चल जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एलपीजी जो है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू, यहां पर हम टर्म यूज करते हैं, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कैलोरीफिक वैल्यू। जिस फ्यूल से ज्यादा एनर्जी मिले कम फ्यूल जलाने पर, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय बर्निंग a given amount of fuel is called its calorific value। तो कार्बन कंपाउंड्स की कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो हाई रहती है और ये इजीली कंबस्टिबल होते हैं। दैट इज व्हाई दे आर मोस्टली यूज्ड एज फ्यूल इन देयर एप्लीकेशंस। तो ये 2 पॉइंट बच्चों आपको लिखने हैं इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्कम। तो ये पोर्शन हमारे सिलेबस से हट चुका है, तो ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा व्हाट चेंज विल यू ऑब्जर्व इफ यू टेस्ट अ सोप विद लिटमस पेपर रेड एंड ब्लू। तो ये हमने बच्चों एसिड बेसिस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था। साबुन जो होती है सोप, इट इज अ बेसिक कंपाउंड। तो साबुन जो है वो क्या करेगी, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगी। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखेंगे, सोप इज अ बेसिक कंपाउंड एंड देयरफॉर द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोप चेंजेस रेड लिटमस टू ब्लू। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हाइड्रोजनेशन। तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हट चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन अंडरगो एडिशन रिएक्शन। ये सिलेबस भी हट चुका है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13 नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव अ टेस्ट दैट विल बी यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन बटर एंड कुकिंग ऑयल। तो देखो बच्चों, आपको मैंने एक कुछ टॉपिक करवाया था, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड।
तो इसमें हमने क्या पढ़ा था, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ब्रोमीन वाटर टेस्ट अगर हम करें इनका, तो ब्रोमीन वाटर को डिकलराइज नहीं करते, लेकिन जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं ब्रोमीन वाटर का कलर गायब कर देते हैं। तो इसने क्वेश्चन में क्या दिया है, बटर ऑयल है और वेजिटेबल ऑयल है। तो वेजिटेबल ऑयल का मतलब रिफाइंड ऑयल की तरह हो गया, बटर जो है वो हमारा घी की तरह हो गया। घी सैचुरेटेड कंपाउंड होता है, सैचुरेटेड कंपाउंड ब्रोमीन वाटर टेस्ट शो नहीं करता, ठीक है, डिकलराइज नहीं करता ब्रोमीन वाटर को। लेकिन वेजिटेबल ऑयल जो है वो आपका ब्रोमीन वाटर को डिकलराइज कर देगा। तो आंसर क्या लिखोगे, आंसर में लिखोगे बटर एंड कुकिंग ऑयल कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय यूजिंग ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट, तो एक तरफ बटर और एक तरफ कुकिंग ऑयल, ठीक है। तो बटर में लिखना इट डू नॉट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, hence it is saturated compound। और इसमें लिखोगे it decolorize bromine water, hence it is unsaturated compound। तो इस तरीके से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कुकिंग ऑयल में और बटर में। तो जो ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर देगा वो कुकिंग ऑयल था, जिसने नहीं किया वो बटर था। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। तो ये भी हमारे सिलेबस से पोर्शन हट चुका है, तो ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है। तो बच्चों ये चैप्टर जो है इसकी मैंने टेक्सचुअल प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। अब इसकी इंटेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो आप जो पोर्शन हमने किया है अभी तक होमोलोगस सीरीज तक, इसकी आप इंटेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो कर सकते हैं। तो आपको एक इंटेक्स्ट प्रॉब्लम मिलेगी, ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है इंटेक्स्ट प्रॉब्लम, सिर्फ एक ही क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन दिया है व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO2। कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाइए। तो कैसे बनेगा, CO2 का स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था कैसा होता है। कार्बन जो है इसके पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो भाई हमारे पास तो क्या होता है, CO2 का फॉर्मूला जो होता है उसमें एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन एटम ही होते हैं, तो बॉन्ड इन्हीं के बीच में बनाना है। तो एक इलेक्ट्रॉन तो ये वैसे ही शेयर कर लेंगे, एक एक बॉन्ड तो वैसे ही बना लेंगे, ठीक है। जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो एक बॉन्ड तो वैसे ही बना लेगा। अब क्या बच गया, अब इस कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन बच गए और ऑक्सीजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन बच गया। तो भाई इस इलेक्ट्रॉन को इधर दिखा दो, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इधर दिखा दो, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन इधर दिखा दो और इस ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन इधर दिखा दो। तो कार्बन के क्या हो गए 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, ऑक्सीजन के क्या हो गए 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, इसके भी क्या हो गए 8 इलेक्ट्रॉन पूरे। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बनेगा डबल बॉन्ड। तो ये हो गया हमारा CO2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर व्हिच इज मेड अप ऑफ 8 एटम्स ऑफ सल्फर। तो क्राउन स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, S8 फॉर्मूला रहता है, क्राउन स्ट्रक्चर बोला जाता है इसको। क्राउन स्ट्रक्चर कैसा होता है, राजा के मुकुट की जैसा। तो देखो सल्फर 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 और सल्फर, कितने एटम हो गए 5 एटम, छठा 7वां 8वां इसको जोड़ दिया तो क्या बन गया, एक राजा का मुकुट बन गया। तो ये S8 फॉर्मूला होता है सल्फर का इस तरीके से। अब जितनी भी लाइनें हैं वहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर दिखा दो। तो इस तरीके से सल्फर जो है हर एक सल्फर 2 बॉन्ड बनाता है और बाकी हर एक सल्फर के पास एक एक लोन पेयर दिखा दो जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा। तो सभी सल्फर के एटम्स जो हैं उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इस स्ट्रक्चर के अंदर और इस तरीके से बन जाता है हमारा S8 का क्राउन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इस सल्फर के भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, इस सल्फर के भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, इस सल्फर के भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, सभी सल्फर एटम्स के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो ये हो गया हमारा सल्फर का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। तो बच्चों ये प्रॉब्लम्स जो हैं NCERT की और टेक्सचुअल प्रॉब्लम्स आप अपनी कॉपी के अंदर कर लेना। दैट्स ऑल फॉर टुडे।